एक बार एक शिक्षित संभ्रांत लड़की का रिश्ता एक संभ्रांत और एक रईस परिवार में जाता है। लड़के को लड़की का फोटो दिखाया जाता है। लड़का पहली नजर में लड़की को पसंद करता है, किंतु उसके मन में एक संशय था और उस संशय को दूर करने के लिए वह एक समाचार अखबार के दफ्तर में जाता है और वहाँ के कर्मचारी से कहता है कि सर, इस फोटो को उस लिस्ट से मैच करिए जो लिस्ट आपके पास है फोटो की, जो 1992 की अजमेर की घटना में वायरल हुए थे। क्या थी वो घटना 1992 की अजमेर में, जिससे यह लड़का उस फोटो को मैच करवाने के लिए कर गया? क्या यह अकेला लड़का था जो ऐसे फोटो को मैच करवाता था? क्या यह एक वर्ष हुआ? तो जवाब होगा नहीं। केवल यह अकेला लड़का नहीं था जो फोटो स्टूडियो के दफ्तर के चक्कर काट रहा था या अखबार के दफ्तर के चक्कर काट रहा था। ऐसे बहुत सारे लड़के थे और यह एक वर्ष नहीं हुआ, 2 वर्ष नहीं हुआ, ये 5 से 10 वर्ष हुआ जब लड़के किसी लड़की का फोटो लेकर अखबार तथा फोटो स्टूडियो के दफ्तर जाते और उस लिस्ट से मैच करवाने की कोशिश करते जो 200 से 250 लड़कियों के फोटो अजमेर की 1992 की घटना में पूरे शहर में नग्न तथा कंप्रोमाइजिंग अवस्था में सर्कुलेट हुए। हमारा चैनल अब तक आपको पढ़ाई से जुड़े हुए तथा अन्य विषयों से जुड़ी हुई कंप्लीट सीरीज दे रहा है, किंतु एक नई सीरीज की हम शुरुआत कर रहे हैं जो आपको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक पक्ष में भारत में हुए ऐसे मुद्दों को समझाएगी, बताएगी और उसकी कहानी तथा कहानी के पीछे की एक कहानी को समझाने का प्रयास करेगी जिसने भारत को बदलने का कार्य किया। इस कड़ी में हम पहली घटना जो ले रहे हैं वो भारत के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल अजमेर 1992 की घटना को लेकर चल रहे हैं। हम जानते हैं कि अजमेर शहर अजमेर शरीफ दरगाह के लिए बहुत प्रसिद्ध है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जो इतिहास में हमें मिलता है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने खानकाह के रूप में अजमेर शहर को चुना और उन्हीं की वजह से बाद में अजमेर शरीफ को प्रसिद्धि मिली। 2.5 दिन का झोपड़ा भी एक प्रसिद्धि का एक कारण है। अगर हम समझें तो अजमेर शहर अजमेर शरीफ के वजह से प्रसिद्ध है और अजमेर शरीफ में अगर हम देखें तो धार्मिक क्रियाकलापों को करवाने का कार्य वहां पर खादिम करते हैं जो माना जाता है चिश्तियों के वंशज हैं, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की परंपरा के वंशज हैं। एक तरह से आप रिलीजियस प्रैक्टिस अगर करवा रहे हैं तो आप संत की भूमिका में सोच सकते हैं, मगर जब ये संत शैतान का रूप लेते हैं तो क्या होता है इस घटना में आपको आगे मालूम पड़ेगा। तो चलते हैं इस सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर हम देखें तो यह घटना 1992 में इसका खुलासा होता है, मगर यह घटना 1991 2 वर्ष पहले अगर देखें तो 1 वर्ष पहले से चल रही थी। अजमेर शहर में एक बहुत प्रसिद्ध एक प्राइवेट स्कूल है, सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अगर हम देखें सोफिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यह एक प्राइवेट स्कूल है जिसमें गर्ल्स पढ़ती हैं और गर्ल्स का इंटरेक्शन अगर हम सामान्यतः देखें तो स्कूल के बाहर ही लड़कों से होता है। इसी स्कूल में बहुत सारी लड़कियां पढ़ती हैं। एक लड़की को एक दिन एक लड़का बहलाता है, फुसलाता है और उसे शहर के बाहर एक फार्म हाउस पर लेकर जाता है। कौन था ये लड़का? कौन थी ये लड़की? लड़का था फारूक चिश्ती, चिश्ती परंपरा का एक वंशज, यूथ कांग्रेस अजमेर का अध्यक्ष। यह एक सोफिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की एक हिंदू लड़की को बहलाता है, फुसलाता है और शहर से बाहर एक फार्म हाउस पर ले जाता है जहां उसका जबरन रेप करता है, उसकी नग्न तस्वीरें खींचता है तथा उसे धमकाता है। लड़की एक अलग ही अवस्था में रोते हुए समझ नहीं पा रही थी उसके साथ हुआ क्या है और जब वो लड़की हिम्मत समेटकर अपने घर जाने लगती है
तो यह फारूक चिश्ती जो यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था जिले का, ये उसे धमकाता है और कहता है कि यदि ये बात तुमने किसी को बताई तो पूरे शहर में जो तुम्हारे फोटो खींचे गए हैं छपवा देंगे, चिपकवा देंगे, और अगर तुमने कहीं जाने की, पुलिस के पास जाने का प्रयास किया तो तुम्हारे घर वालों को मार देंगे। लड़की की जो भी हिम्मत थी वो सारी टूट गई। लड़की कहती है मैं क्या कर सकती हूं जिससे ये फोटो बाहर ना आए। रोते हुए, बिलखते हुए वह ऐसी बातें बोलती है। फारूक कहता है कि अपनी जो भी आपके साथ पढ़ती हो दोस्त, उसको लाओ, हम तुम्हारे फोटो नहीं बाहर भेजेंगे, तुम्हारे फोटो को नहीं चिपकवाएंगे। लड़की समाज की इज्जत, अपने परिवार की इज्जत, डर, क्योंकि उम्र भी ज्यादा नहीं थी, नाबालिग थी, वो उसे सोचने पर मजबूर करती है। वो अपनी एक दोस्त को अगले दिन लेकर आती है, कुछ दिन बाद लेकर आती है। उस लड़की के साथ भी ऐसा ही होता है, उसे भी उसी फार्म हाउस पर लेकर जाया जाता है, उसका रेप किया जाता है, कंप्रोमाइजिंग अवस्था में, नग्न अवस्था में उसके फोटो खींचे जाते हैं, उसको भी धमकी दी जाती है। और फिर ये ऐसा ब्लैकमेलिंग का रास्ता 1, 2, 3 या 10 या 20 या 50 के साथ नहीं, 200 से 250 लड़कियों के साथ ऐसा होता है। उस समय की मीडिया रिपोर्ट्स ऐसा कहती हैं। और ये फोटो धीरे धीरे समाज में, बाहर रास्तों पर लोगों के हाथों में आते हैं, लड़कियों की बदनामी होती है। ये फोटो आ कैसे रहे थे? केवल फारूक नहीं ला रहा था। फारूक का अगर देखें तो फारूक यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था। उसके बाद अगर देखें तो नफीस चिश्ती जो उस समय का उपाध्यक्ष था, वो भी चिश्ती था। उसके बाद अनवर चिश्ती जो सचिव था यूथ कांग्रेस का। तो ये सभी पॉलिटिकली बैकग्राउंड से थे, चिश्ती परिवार से आते थे, खादिम के परिवार से आते थे। तो बहुत ज्यादा एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो समाज में परिचित भी थे और एक रसूखदार फैमिली से बिलोंग करते थे। तो समाज में इनका स्थान भी, हम देखें शैतानों का स्थान भी बहुत ऊंचा था। तो ये लड़कियों के फोटो को खींचते, फिर अपनी ही जान पहचान के एक फोटो स्टूडियो में उसको भेजते, उनके नेगेटिव निकलवाते और उसकी 50-100 कॉपियां भी निकलवाते। और फोटो स्टूडियो में कार्य करने वाले जो हेल्पर थे, जो कर्मचारी थे, वो 50 फोटो या 100 फोटो के इतर 10-20 फोटो इन लड़कियों के वैसे ही निकाल लेते हैं। और फिर ये फोटो लोगों के हाथ में जाने लगे, अखबारों के कर्मचारियों के हाथों में जाने लगे, अफसरों के हाथ में जाने लगे। फिर ये ब्लैकमेलिंग का रास्ता जो शुरू हुआ 100, 200, 250 लड़कियों के साथ, वो केवल और केवल ऐसा नहीं था कि वो फारूक, नफीस या अनवर चिश्ती के द्वारा हो रहा था, वो सरकारी अफसरों के द्वारा भी हो रहा था। वो इन जो ड्राइवर वगैरह होते थे फारूक चिश्ती के, या फिर फोटो स्टूडियो के जो हेल्पर होते थे, वह भी इन लड़कियों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिए। और लड़कियां जब ब्लैकमेलिंग से परेशान हुई, केवल एक ब्लैकमेलिंग नहीं थी, वो एक ब्लैकमेल नहीं था कि वो एक गैंग कर रहा था कि फारूक, अनवर और नफीस का गैंग कर रहा था। ये ड्राइवर, ये अफसर, ये अखबारों के में काम करने वाले पत्रकार भी उन्हें धमका रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे। लड़कियां टूट रही थी। धीरे धीरे सोफिया स्कूल की 6 लड़कियों ने सुसाइड किया। और जैसे ही यह सुसाइड हुआ, समाज में बातें होना शुरू हुई। समाज में जब ये बातें हुई कि ऐसा क्या हो रहा है कि इसी स्कूल की लड़कियां सुसाइड कर रही हैं, और फिर धीरे धीरे उन लड़कियों के जो मरी, जिन्होंने सुसाइड किया, आत्महत्या की, उन लड़कियों के तथा अन्य लड़कियों के फोटो पूरे अजमेर शहर में सर्कुलेट होने लगे, नग्न अवस्था में, कंप्रोमाइजिंग अवस्था में। तब समाज थोड़ा जागा। और ऐसा नहीं था कि ये पुलिस को नहीं पता था, पुलिस को यह बातें पता थी, मगर पुलिस कुछ भी नहीं कर रही थी। जब पुलिस कुछ नहीं कर रही थी, नेता इसमें शामिल थे, पुलिस अफसर भी शामिल थे, बड़े बड़े अफसर भी शामिल थे, तो फिर मीडिया ने अपना काम किया। 2 अखबार जिन्होंने इस मसले पर गौर दिया। सबसे पहले अगर देखें, नवज्योति, पहला अखबार था नवज्योति समाचार, जो अजमेर से ही छपता था। उसने नग्न फोटो के साथ, जो कि ब्लर किए गए थे, उनके साथ पूरी कहानी को, इन लड़कियों की कहानी को अखबार में उतारा।
दूसरा था लहरों की बरखा। लहरों की बरखा जो कि मदन सिंह चलाते थे इस चैनल को, इस अखबार को। उसने अजमेर की इन नाबालिग लड़कियों, नाबालिग हिंदू लड़कियों के विषय में यह लिखना शुरू किया। और जब धीरे धीरे यह बातें खुली, समाज इसके विषय में जागा, तो पूरी जयपुर तक यह खबर पहुंची। जयपुर में उस समय भैरव सिंह शेखावत जी मुख्यमंत्री थे राजस्थान के। यह बातें जब पूरे मीडिया में सर्कुलेट होने लगी तो पुलिस पर एक दबाव आया कि मुकदमा दर्ज करे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज भी किया। पुलिस तलाश कर रही थी उन लड़कियों की जो बयान दे सकें, जो मुकदमा दर्ज कर सकें। मगर आप समझिए, प्रशासन भी किसका है? ऐसे रसूखदार लोगों का। वो चिश्ती परिवार से बिलोंग करते थे, वह कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, यूथ कांग्रेस के। राजनीति के लिए, राजनीतिक अगर देखें, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली तथा सोशली वो बहुत ज्यादा रसूखदार लोग थे। लड़कियां सामने आती तो कैसे आती? समाज के सामने भी एक बड़ी दुर्घटना थी। और सबसे बड़ी बात, प्रशासन एक चुप्पी इसलिए भी कहता है, वो कहता है क्योंकि अगर इसमें देखें तो अपराधी जो थे सामान्यतः, ज्यादातर जो मुख्य अपराधी थे, मास्टरमाइंड जो थे इस घटना के, पूरे इस कांड के, वो मुस्लिम थे और चिश्ती परंपरा से बिलोंग करते थे। फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती, अनवर चिश्ती। और ज्यादातर जो लड़कियां थी वो सभी हिंदू थी। तो ऐसा न हो कि पूरे अजमेर शहर में दंगे ही हो जाएं। प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती थी, एक उन रसूखदार लोगों को बचाने की तथा अजमेर शहर को आग लगने से बचाने की। मगर इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि पुलिस की गलती नहीं थी। पुलिस की गलती थी, पुलिस के अफसर भी शामिल थे, बाद में यह जांचों से मालूम भी पड़ा। अगर हम समझें तो पूरे शहर में लड़कियों की फोटो सर्कुलेट होने लगी, वायरल होने लगी। और जब अखबारों ने इसमें छापा तो पूरा समाज अचंभित रह गया कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या ऐसा हो भी रहा है। कुछ लड़कियों ने हिम्मत दिखाई। 200 से 250 लड़कियों, जांच के बाद, मीडिया रिपोर्ट्स और जांच के बाद, पुलिस जांच के बाद यह कहा गया कि 200 से 250 लड़कियों के साथ ऐसी विवश रेप की घटनाएं, ब्लैकमेलिंग हुई। बहुत सारी लड़कियों ने दम तोड़ा, बहुत सारी लड़कियों ने सुसाइड किया। 6 रिकॉर्ड पर है क्योंकि उस समय की घटनाओं को अखबार में लिखा गया। मगर उसके बाद भी बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्होंने आत्महत्या की। इस घटना के बाद 30 लड़कियां सामने आती हैं, 30 लड़कियां सामने आती हैं जो कहती हैं कि हमारे साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं। जब पुलिस उनके पास पहुंचती है तो 18 लड़कियां नाम वापस ले लेती हैं, समाज के डर के कारण। क्या कहेगा समाज? 18 लड़कियां नाम वापस लेती हैं, 12 लड़कियां कंप्लेंट फाइल करती हैं। वो पुलिस को कंप्लेंट देती है कि उनके साथ ऐसी घटनाएं हुई, हम उन लोगों को पहचानेंगे। मगर राजनीतिक, सामाजिक ऐसा दबाव होता है उन लड़कियों पर, 12 लड़कियों पर, कि उसमें से 10 नाम वापस ले लेती हैं। लड़कियां बचती हैं केवल 2 लड़कियां ऐसी होती हैं जो बयान देती हैं, और 2 लड़कियां जो बयान देती हैं उनके आधार पर लगभग अगर हम देखें 18 लोगों की पहचान होती है। 18 लोगों को वह उसमें जिम्मेदार ठहराती हैं कि हम 18 लोगों के विषय में जानते हैं। वह पूरी कहानी बताती है कि उनके साथ हुआ क्या था। तो असल कहानी यह थी कि सोफिया सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल की जो छात्रा थी, पहली छात्रा को सबसे पहले फारूक चिश्ती ने बहलाया फुसलाया, प्यार के झांसे में डाला, उसे लेकर गया फार्म हाउस पर, उसके साथ विवश रेप किया गया, उसकी फोटो खींची गई। फिर वह लड़की अपने आप को बचाने के लिए, अपनी समाज में इज्जत को बचाने के लिए, अपने परिवार की इज्जत को समाज में बचाने के लिए एक नई लड़की को लेकर आती। उसके साथ भी यह सेम घटनाएं होती, विवश रेप होता है, फोटो खींचे जाते हैं और उसे भी ब्लैकमेल किया जाता है। और यही 1 2 धीरे धीरे 10 50 100 150 200 250 तक यह आंकड़ा पहुंचता है। किंतु प्रत्येक लड़की हिम्मत नहीं जुटा पाती। कुछ या तो सुसाइड कर लेती हैं या फिर घर में बंद हो जाती है, मगर यह मामला सामने नहीं आ पाता। किंतु बाद में 30 लड़कियां, जिसमें से 18 वापस हो जाती हैं, फिर 12 लड़कियां, 12 में से
कुछ लड़कियां कंप्लेंट करती हैं जिसमें से 10 बाहर हो जाती हैं और अंत में बचती हैं 2 लड़कियां जो नाम लेती हैं 18 लड़कों का, और 18 में से पुलिस 12 को पकड़ पाती है, जिसमें से 6 लोगों को अभी तक नहीं पकड़ा गया। कहा जाता है कि या तो वह बांग्लादेश भाग गए या फिर वह अमेरिका चले गए। अमेरिका की सरकार को बाद में उनके नाम, उनके फोटो भी दिए गए, मगर अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया और सबका मास्टरमाइंड अगर देखें तो 3 लोग थे। 3 लोग कौन कौन से थे? तो सबसे पहले अगर हम देखें तो पहला था फारूक चिश्ती, दूसरा था नफीस चिश्ती और तीसरा था अनवर चिश्ती। यह उस समय का अध्यक्ष था यूथ कांग्रेस का, यह यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था, यह उपाध्यक्ष था और यह अगर देखें तो यह सचिव था। सबसे बड़ी बात यह चिश्ती परिवार यानी कि खादिम के रिश्तेदार थे। खादिम आप समझ रहे हैं ना, जिस प्रकार आप मंदिर में जाते हैं तो वहां पूजा पाठ का काम पंडा सामान्यतः पंडित जी करते हैं, अगर आप चर्च जाते तो वह बिशप और फादर होते हैं। उसी प्रकार अगर आप चिश्ती परिवार की अगर अजमेर शरीफ जाते हैं तो वहां पर धार्मिक क्रियाकलाप का कार्य आपके खादिम करते हैं और यह खादिम के रिश्तेदार थे। और अगर खादिम के रिश्तेदार हैं तो आप समझ सकते हैं कि इनका स्थान अजमेर में बहुत रसूखदार फैमिलीज में जाना जाएगा। तो यह 3 प्रमुख मास्टरमाइंड थे, जिसमें सबसे पहला तो अगर हम देखें तो यह फारूक चिश्ती था। फारूक चिश्ती ने एक बहुत बड़ा प्रपंच रचा, जिसमें कहते हैं कि उस समय के नेता भी शामिल थे, उस समय के पार्षद, उस समय के अफसर, क्योंकि फारूक चिश्ती ने जब ये रेप जैसी घटनाएं की, ब्लैकमेलिंग की, तो केवल फारूक चिश्ती शामिल नहीं था। कहते हैं इस रेप की घटनाओं में बड़े बड़े पुलिस अफसर, नेतागण तथा अन्य अफसर भी शामिल थे। तो सभी अपनी जान बचाना चाह रहे थे, वह नहीं चाह रहे थे कि फारूक फंसे और फारूक सबका नाम ले। तो फारूक के साथ एक प्रपंच रचा गया, फारूक को मेंटली अनफिट दे दिया गया। क्या कह दिया गया कि यह मानसिक रूप से कमजोर है, जैसे सामान्यतः पागल कहा गया। और आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी दुर्दांत घटना करने के बाद, ऐसी विवश घटना करने के बाद यह जेल नहीं गया। आप समझ रहे हैं इस बात को कि एक व्यक्ति 200 से 250 लड़कियों का रेप करता है, ब्लैकमेलिंग करता है, उनकी सुसाइड का कारण बनता है, उनकी समाज में स्थिति को खराब करने का कारण बनता है, और वह मेंटली अनफिट करार देकर, पागल साबित करके वह जेल भी नहीं जाता, उसे कोई दंड भी नहीं मिलता है। इसी के लिए कवि ने कहा, एक शायर ने कहा है कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला होगा। तो अगर देखें भी तो क्या न्याय मिला उन लोगों को। अगर हम देखें तो यह जो 18 में से 2 लड़कियां जो नाम लेती हैं कि हम बयान देंगे, वह 18 लोगों को नामजद करती हैं, 18 लोगों को नामजद करती हैं, जिसमें से अगर हम देखें तो 12 लोगों को केवल पकड़ा जाता है, 12 लोगों को, और 12 लोगों को पकड़ा जाता है, जिस पर डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन कोर्ट का फैसला आता है 1998 में। सेशन कोर्ट इन 12 लोगों को क्या देता है? उम्र कैद। क्या मिली इन्हें? उम्र कैद। क्या उम्र कैद ठीक थी? सभी को मिली उम्र कैद, मगर आपको पता है कि इन 12 लोगों में से 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने वालों में एक व्यक्ति था, फारूक का नौकर ही था, पुरुषोत्तम।
वह 4 मार्च 1994, अगर हम देखें तो 4 मार्च 1994 को उसको बेल मिली। आप समझ सकते हैं कि ये घटना 1992 में हुई और इसको बेल मिल गई 2 साल में, ऐसी विवश घटना के बाद 2 वर्ष में इसको बेल मिल गया और ये बेल से बाहर आता है और कहते हैं कि ये फरार हो गया। कई लोग कहते हैं सुसाइड कर ली, ये कभी नहीं मिला उसके बाद। तो आप समझ सकते हैं कि इन सब पर जो केस चला था वो चला था रेप और किडनैपिंग का, सुसाइड का केस नहीं चला। हम जानते हैं कि किसी को हत्या के लिए मजबूर करना, किसी को आत्महत्या के लिए मजबूर करना भी एक हत्या है। तो अगर इन लोगों ने ये कार्य किया और 6 लड़कियों का विषय तो हमें सामान्यतः पता चलता है अखबारों की रिपोर्ट से। उस समय की अगर हम अखबारों की बात करें तो नवज्योति तथा लहरों की बरखा जैसे जो समाचार पत्र थे उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया और इन लोगों की सच्चाई को सामने रखा। और अगर देखें तो ऐसी घटनाएं जब होती हैं और वो लिखते हैं तो इन लोगों के ऊपर सुसाइड का केस क्यों नहीं चला, यह भी एक विषय है। बाद में हाईकोर्ट भी गया ये फैसला और जांच भी हुई। तो आरोप यह भी था बीजेपी के नेतागण, अगर मैं पॉलिटिकली बात करूं तो बीजेपी के नेतागण यह कह रहे थे कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष होने के कारण इनको कांग्रेस पार्टी बचा रही है और यह एक मुस्लिम पक्ष से रास्ता रखते हैं, मुस्लिम पक्ष से हैं और लड़कियां हिंदू हैं इसलिए शायद कांग्रेस को बचा रही है। मगर अपराध का कोई धर्म होता है क्या? यह अपराधी का कोई धर्म होता है? यह लड़कियां जो नाबालिग थी, इनके साथ ऐसी घटनाएं हुई, उनको हम क्या धर्म से जोड़ें या फिर समाज की कुरूपता से जोड़ें, ऐसी सोच से जोड़ें जो समाज को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। अगर हम देखें तो इन 12 लोगों में से 3 लोग सुसाइड करते हैं या फरार होते हैं, सजा बहुत ही कम लोगों को होती है। इसी केस में भी हम देखें 2018 में 26 वर्ष बाद सोहेल गनी चिश्ती ने 26 वर्ष बाद इस केस में सरेंडर किया था बुर्का पहनकर। हम रिपोर्ट्स आती हैं 2018 की, इसमें देखा गया कि सोहेल गनी चिश्ती को 26 वर्ष बाद सरेंडर किया गया था उसके कोर्ट में और बुर्का पहनकर। तो अगर हम देखें तो ये घटनाएं जिसने पूरे अजमेर शहर को, पूरे देश को झकझोर दिया, 200 से 250 नाबालिग तथा बहुत ही कम 16 से 17, 18 वर्ष की लड़कियों के साथ ये घटनाएं हुई, ब्लैकमेलिंग हुई, उनकी मृत्यु हुई, आत्महत्या करनी पड़ी, यह सोचने पर हमें क्या करती है? मजबूर करती है। अगर हम देखें तो इस केस में मदन सिंह का जो चैनल था या फिर मदन सिंह का जो अखबार था उस समय को, लहरों की बरखा, उसने लगभग 76 एपिसोड को इस सीरीज के रूप में छापा, लहरों की बरखा नाम से। और 76वां एपिसोड बहुत शानदार एपिसोड था जिसमें उन्होंने यह लिखा था कि कैसे कैसे यह सारी घटनाएं हुई। उन्होंने एविडेंस के साथ पेश की थी और उन्होंने कहा था कि मैं अपना 77वां एपिसोड, 77वां जो अखबार निकालूंगा, अंक निकालूंगा, अगर मैं देखूं तो वह रंगीन पेज पर होगा और मैं और एविडेंस को पेश करूंगा। और आपको पता है कि जब 76 एपिसोड या 76 अंक को उन्होंने छापा, 4 सितंबर 1992 की यह घटना है, वह इस सच्चाई को बाहर लेकर आ रही थी। 4 सितंबर 1992 को वह घर से स्कूटर लेकर एक व्यक्ति से इस केस के सिलसिले में मिलते हैं और केस के सिलसिले में मिलने के बाद, उससे कुछ चीजें लेने के बाद, जानने के बाद वापस जब आ रहे होते हैं तो पेट्रोल टंकी से पेट्रोल डलवाने के बाद अगर हम देखें तो रास्ते में उन पर कुछ नकाबपोश कार में बैठे बदमाशों ने हमला किया, उनको गोलियां लगती हैं, मगर वह एक पास में गहरे नाले में कूद जाते हैं जिससे उनकी जान बच जाती है। उनको जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है और वह बच जाते हैं। यह खबर जब उस केस में आरोपियों, जो उस केस में आरोपी थे, अजमेर शरीफ के जो आरोपी थे या फिर कहें अजमेर कांड के जो आरोपी थे, उनको जब ये पता चलता है कि मदन सिंह बच गए हैं, तो 7 दिन बाद 11 सितंबर 1992 को जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में
उनको दोबारा गोलियां मार दी जाती है और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। तो केवल यह नहीं कि इस केस में महिलाएं ही मरी या लड़कियां ही हमारी, उन्हें अपने सम्मान, अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, पत्रकारों को भी बहुत कुछ झेलना पड़ा, सच्चे पत्रकारों को, क्योंकि इसमें झूठे पत्रकार भी थे जिनको बाद में देखा गया कि जांच में पता चला, कई मीडिया रिपोर्ट्स ने भी कहा कि उसने अखबारों वालों ने भी, अखबार के पत्रकार वालों ने भी, अगर हम देखें तो जिनके पास वो फोटो आ गए उन्होंने भी लड़कियों को ब्लैकमेल किया। तो यह वो घटना जो हमें सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या ऐसा हुआ जिसने समाज को इतना कुरूप बना दिया, इतना गंदा बना दिया। अगर हम लड़कियों के पक्ष की बात करें तो लड़कियां समझ ही नहीं पाई कि उनके साथ हो क्या रहा है। एक के बाद एक ऐसे जाल में फंसती गई और बहुत बुरी स्थिति से वह गुजरी। बाद में कई लड़कियों ने आत्महत्या भी की, बहुत सारी लड़कियों की शादियों में बड़ा दिक्कतें आई। तो लड़कियों का भी एक पक्ष था। समाज का अगर हम पक्ष देखें तो समाज जगा, मगर समाज शायद उस तरह नहीं जगा जिस तरह उसे जगना चाहिए। अगर हम देखें पुलिस का पक्ष सबसे खतरनाक रहा, सबसे गंदा रहा, क्योंकि पुलिस को यह घटना जब नवज्योति अखबार ने इसको चित्रों के साथ, फोटो के साथ छापा, उससे पहले ही पुलिस को यह घटना मालूम थी। पुलिस को यह जो फोटो थे पहले ही मिल चुके थे। उनको पता थी कि यह घटना हो रही है, अजमेर शरीफ में ही हो रही है, मगर वह रसूखदार लोगों, जो चिश्ती परिवार से थे, खादिम के परिवार से थे, कांग्रेस से बिलोंग करते थे, इस वजह से शायद उन्होंने भी कोई हाथ नहीं डाला। अगर हम देखें राजनीति का पक्ष, तो राजनीति के पक्ष को अगर देखें तो यह तीनों ही आरोपी यूथ कांग्रेस के जुड़े दिखते हैं। केवल कांग्रेस का ही नहीं, उस समय सरकार तो बीजेपी की थी, मुख्यमंत्री माननीय भैरव सिंह शेखावत जी थे। तो यह भी आपको देखने को मिलता है। अगर हम न्याय पक्ष की बात करें तो न्याय कहां हुआ? एक तो लेट न्याय हुआ, और एक कहावत है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, देरी से मिला न्याय एक्चुअली में अन्याय है। तो जब हम बात करते हैं न्याय पक्ष की, तो न्याय पक्ष भी कमजोर हुआ। अब मदन सिंह की ही बात कर ले तो मदन सिंह के केस में ही जो उनकी हत्या हुई, उस केस में भी फैसला नहीं हुआ बहुत लंबे समय तक। उनका बेटा बाद में, जो उसके पिता को मारने वालों में एक व्यक्ति थे, जो उस समय के पार्षद थे, सवाई सिंह, उनको खुद गोली मारता है और कहता है कि मैंने अपने पिता का बदला ले लिया। तो जब न्याय कोर्ट से नहीं होगा तो व्यक्ति के द्वारा न्याय होता है, और जब व्यक्ति के द्वारा न्याय होता है, जनता अपने हाथ में कानून लेती है, तो समाज बहुत एक गलत रास्ते पर चलता है। क्योंकि जो कानूनी रास्ते हैं वही ठीक हैं। अगर जनता अपने हाथ में कानून लेने लगेगी तो समाज की पूरी व्यवस्था चेंज हो जाएगी, समाज की पूरी व्यवस्था को बदलाव देखने को मिलेगा, और वह बहुत खतरनाक होगा समाज के लिए। तो न्याय अगर अच्छा होता और न्याय अगर पूरा मिला होता तो इस घटना को हम यह कह सकते थे कि लड़कियों के साथ न्याय हुआ, मगर इस केस में लड़कियों के साथ न्याय नहीं हुआ। जब हम देखते हैं कि केरल में जो घटनाएं हुई, तो वह हम जब आंकड़े देखते हैं तो वह आंकड़े थोड़े धुंधले दिखाई देते हैं, मगर यहां आंकड़े तो बिल्कुल साक्षात दिखाई दे रहे हैं। 200 से 250 लड़कियां, और खासकर हिंदू लड़कियां, जिनके साथ यह घटनाएं हुई, और एविडेंस होते हुए भी उनके साथ न्याय नहीं हुआ। फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती जैसे लोग खुले घूमते रहे। आज की स्थिति अगर हम बात करें, वर्तमान स्थिति की बात कर रहे हैं, इन तीनों लोगों को हम अगर देखें, फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती, ये कोई भी जेल में नहीं है, या कोई भी व्यक्ति जेल में नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि इन 200 से 250 लड़कियों के साथ रेप हुआ, ब्लैकमेलिंग हुई, उन्हें सुसाइड करनी पड़ी, उनकी मौत हुई। तो अगर हम देखें तो कहां न्याय मिला? तो यह घटना हमें सोचने पर क्या करती है? मजबूर करती है। तो हमने आपको बताया कि अजमेर की उस 1992 की घटना में हुआ क्या था, क्या थी वो पूरी घटना, आरोपी कौन थे, किस किस ने क्या रोल अदा किया उसमें, अखबार, मीडिया, पुलिस, राजनीतिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, क्या हुआ था वहां पर, लड़कियों के साथ क्या दुर्घटनाएं हुई, क्या विवश कांड था, यह आपको हमने समझाया। उम्मीद है यह आपको हमें समझाने में
सहायता मिली होगी या समझने में सहायता मिली होगी कि अजमेर की उस 1992 की घटना में क्या हुआ था। मिलते हैं इसी प्रकार के नए टॉपिक से नए सेशन में। तब तक के लिए वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।